आज का जो सेशन है उसके बारे में आज जो हमारा है लाइवलीहुड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा है कि स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। तो जो सिमिलैरिटी है, एक जो फार्मर है हमारे यहाँ पर, जो फार्मर है उसको जो ईजीएस्ट वे में जो काम भी मिलता है वो स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में बहुत ईजिली मिल जाता है। जैसे बिल्डिंग वर्कर है वैसे भी स्ट्रीट वेंडर है, पद विक्रेता कहते हैं जिसको, उस पर हमारी संस्था काम करती है। और इस पे जो हमारी संस्था है 2003 से काम कर रही है। 2003 से हम इस सेक्टर में पद विक्रेताओं के साथ काम कर रहे हैं। हम एक लंबे समय से इस क्षेत्र में संघर्षरत हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके अधिकारों के लिए हम बात कर रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो बेसिकली जो बहुत वनरेबल सेक्शन है, जिनके अधिकारों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, उनके बारे में हमारी संस्था काम करती है, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करती है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारी जो संस्था है उत्तराखंड में, हिमाचल में, नैनीताल में, देहरादून में काम करती है। और हमने यहाँ पर भी धर्मशाला में भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसको हम लोग इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को हम आगे बढ़ाएं और जो पद विक्रेता हैं उनके अधिकार की बात करें। जो हमारी जो काम करना स्टार्ट किया था उस समय हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। तो हमने नेशनल एसोसिएशन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स के नाम से दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो उसमें फिर न्यू एसोसिएशन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है सोसाइटीज एक्ट में 2003 में। क्योंकि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स का क्षेत्र है ये क्या कहते हैं कि इसको पहले रेगुलाइज नहीं किया गया था, इसको किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था। तो इसको इस चीज़ को लेकर हमारी संस्था संघर्ष कर रही थी, सरकार से लड़ रही थी कानूनों के लिए, अधिकारों के लिए। आप किसी भी अधिकार को जब भी क्लेम कर सकते हो जब उसका कोई कानून बना हो। देश के अंदर संविधान है या अदर लॉज है, उसी को लेके हम बात कर सकते हैं, उसका क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है तो उसके बारे में हम कोशिश करके भी सरकार से किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि रेगुलेटेड नहीं था, तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, इस क्षेत्र में रूल्स रेगुलेशन कानूनों को बनवाने के लिए जो हमारी संस्था है नासवी उसने काम किया। वो स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मिलकर कलेक्टिव स्ट्रगल, धरना प्रदर्शन, लोग चिट्ठियां देना, नेताओं से मिलना, बात करना, उस चीज़ को लेके हमारी संस्था स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मिलकर काम किया। और जो अगला है जो सपोर्ट है, जो लाइवलीहुड का सपोर्ट है, उसको लेके हमारी संस्था स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है स्ट्रीट वेंडर्स को, चाहे वो एडवोकेसी के लेवल पे हो, लीगल के लेवल पे हो या उनको सोशल लेवल पे हो, उसका सपोर्ट हमारी संस्था कर रही है। और स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके अधिकारों का इम्प्लीमेंटेशन सरकार द्वारा किया जाए। जो बेसिकली जो हमारी जो संस्था है नासवी, इसके अंदर जो ये एक नेशनल फेडरेशन है। फेडरेशन मीन्स कि कई संस्थाओं का एक ग्रुप है, इसको मिलके बनाया हुआ है। लगभग 888 जो नेशनल लेवल पे जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं या एनजीओज हैं या लॉयर्स हैं या कोई प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक ग्रुप है। टोटल 888 नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स के नाम से जानी जाती है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी संस्था है वो किसी भी प्रकार का किसी ट्रेड यूनियन के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहती है, ना ही किसी ट्रेड यूनियन को हम एज ए कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम स्ट्रीट वेंडर्स, पद विक्रेताओं के साथ मिलकर काम करें, उनके अधिकारों के लिए काम करें।
जहाँ तक लाइवलीहुड का सवाल है, लाइवलीहुड पे चर्चा इसलिए हो रही है कि वो सिमिलर है, वो फार्मिंग से सिमिलर है, या जो हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की फार्मिंग होती है या आयुर्वेदिक मेडिसिन बोई जाती है, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है वो कोशिश करके फार्मिंग में नहीं आती है, वो उससे सिमिलर वर्क देखती है किसी भी चीज़ को लेकर। तो सिमिलैरिटी को देखते हुए वो लोग एज ए स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते हैं। और मैंने धर्मशाला में भी मैं गया था, मैंने मैकलोडगंज में वहाँ पर क्या कहते हैं पद विक्रेताओं से मुलाकात की, उनके मुद्दे देखे, उनके मुद्दे सुने, उनके बारे में चर्चा की। इस चीज़ को लेके हमारी संस्था काम करती है और वो देख रही है इन सब चीज़ों को। और जो हमारी संस्था है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। हमारी संस्था की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें अलग अलग राज्यों के जो सदस्य हैं वो उसमें मेंबर हैं, और कोई भी डिसीजन लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है कि वो कोई सिंगल पर्सन के द्वारा लिया जाए। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो लोकतांत्रिक तरीके से सब लोगों के आपस में मिलकर वोटिंग के आधार पर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी जो संस्था है वो एक फेडरेशन है, उसमें ट्रेड यूनियंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, लॉयर्स और डॉक्टर्स, टीचर्स, अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो उसमें मिलकर फेडरेशन उन्होंने बनाई है। ये हमारी जो आप देख सकते हैं कि हमारी जो संस्था है टोटल 25 राज्यों में काम करती है, जिसमें जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा जम्मू कश्मीर, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, मेघालय, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गोवा, पांडिचेरी एंड छत्तीसगढ़। इसके अलावा हम हिमाचल में भी काम कर रहे हैं, देहरादून में भी काम कर रहे हैं, और अलग जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनमें भी हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली हमारा कलेक्टिव स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, जो असंगठित क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपका असंगठित क्षेत्र है, और इसको संगठित करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार के साथ, जो हमारे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लोग हैं उनके साथ हम नेगोशिएट करें, उनसे हम अधिकारों के बारे में बात करें, उनसे हम उनके कानूनी अधिकारों को लेकर चर्चा करें, उनकी रोजी रोटी के बारे में उनसे बात करें। उस चीज़ को लेकर हम एक कलेक्टिव स्ट्रगल के रूप में साथ में काम कर रहे हैं। हमारी संस्था स्ट्रीट वेंडर्स का सपोर्ट कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके अधिकार हैं उनको दिए जाएं। हमारी संस्था ग्रास रूट पे लोगों से मिलकर काम करती है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, और हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ मिलकर काम करें और जो भी अधिकार हैं उनको दिलवाए जा सकें। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये उन लोगों से जुड़ के बनी हुई है, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको साथ में लेके हम काम करते हैं। किसी भी चीज़ को लेके उनसे चर्चा करना, समय समय पर मीटिंग करना, उनसे बातें करना, उनको देखना, उनसे चर्चा करना, उनकी सहभागिता हमारी संस्था में हम कोशिश करते हैं कि पूर्ण रूप से हो सके। हम इस चीज़ को लेके हम कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, अलग अलग जगह पे हम लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की हैं, लोगों के बीच में चर्चा की है, हम उनसे मिलते हैं, लगातार मीटिंग करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके अधिकारों के बारे में चर्चा की जा सके, बातें की जा सके। इस क्षेत्र में काम करने वाले बहुत ही कम लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम करते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए काम करने वाले लोग हैं, अदर दूसरे उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए काम करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। हमारी संस्था है जो स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करती है। और जो एक कानून है स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में एक एक्ट लाया गया, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। ये रिलेवेंटली काफ़ी नया कानून है और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है कि जो अधिकार निर्धारित किए गए हैं या जो कानून की बातें की गई हैं उसके अंदर वो उनको अधिकार को दिया जा सके। जैसे कि अगर मैं लाइवलीहुड की बात करूं तो आप देखेंगे जो हमारा जो राज्य है हिमाचल प्रदेश या धर्मशाला को आप लेंगे, इसका जो मोस्ट जो पार्ट है अर्निंग का ये आता है टूरिज्म से।
और टूरिज्म इंडस्ट्री अगर वो ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट वेंडर है, जो सड़कों के किनारे पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे। वो ग्रो जब कर पाएंगे जब उनका प्रॉपर रेगुलेशन होगा, उनके अधिकारों को उनको दिया जाएगा। और वो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। जो एक टूरिस्ट है वो कभी भी मुश्किल ही होगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि वो चाहेगा कि शोरूम में शॉपिंग करना। एक शहर का व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि दोबारा से शहर जैसी एक प्रक्रिया में जा और वहाँ से शॉपिंग करें। वो कोशिश करेगा कि वो स्ट्रीट वेंडर से लोकल सामान खरीदे, ताकि उसको जो सामान है उचित रेट पे और वहाँ का जो लोकल सामान है वो उसको मिल पाए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है चीज़ों को लेके। हमारी संस्था एक वॉचडॉग के रूप में काम करती है कि जो कानूनों का जो पालन किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से पालन नहीं हो रहा है, इस चीज़ को लेके हमारी संस्था काम करती है। वो देखती है कि जो सरकार ने जो कानून बनाया है उसका प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ठीक रूप से लागू किया जा रहा है या नहीं लागू किया जा रहा है। जो अब नेक्स्ट जो कानून है वो है स्ट्रीट वेंडर एक्ट, जो मुख्य रूप से मेन कानून है इनका स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेताओं के लिए। किसी भी चीज़ को लेके आपने देखा होगा किसी भी जगह पर कोई भी कानून काम करता है। जैसे आपने अपने कॉलेज के अंदर देखा होगा कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की कमेटी बनी होगी, आप लोग के यहाँ पर होगी। या जो लोग RTI के बारे में जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में वो कानून है, तो उसका सहारा लिया जाता है। या कोई भी कानून है उसका सहारा लेके ही उस पर काम किया जाता है। ये लाइन है जिसको अब कोई भी क्रॉस करेगा तो वो उसका वायलेशन माना जाएगा इस कानून का। तो ऐसे ही 2014 में एक स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग, ये स्ट्रीट वेंडिंग के रेगुलेशन और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून लाया गया। इसमें जो सबसे पहले ये कहा गया कि किसी भी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर का सर्वे किया जाएगा। सर्वे होगा कि कौन कौन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो उसमें स्ट्रीट वेंडिंग का काम करते हैं। तो ये काम बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्ट रूप से काम नहीं करेगी। ये काम टाउन वेंडिंग कमेटी के थ्रू किया जाएगा। कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो किसी एक कमेटी के थ्रू काम करती है, तो उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी का प्रोविजन है कि टाउन में जो भी वेंडिंग प्रक्रिया होगी उस चीज़ को लेके उसके अंदर जो टाउन वेंडिंग है किस तरीके से की जाएगी। तो टाउन वेंडिंग कमेटी में जो चेयरपर्सन होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं। उसके बाद वहाँ का ट्रैफिक पुलिस का ACP, पुलिस के ACP, वहाँ की जो सोसाइटी है उसके लोग, वेंडिंग कमेटी जो स्ट्रीट वेंडिंग का काम करते हैं उसकी उनकी 30% तक भागीदारी होगी, वहाँ की महिलाएं, ये सब मिलके एक कमेटी बनाते हैं टाउन वेंडिंग कमेटी, जो कि बेसिकली डिसीजन लेते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों का, उनके कानूनों का किस तरीके से उसको लागू किया जा सके। इसके अंदर जो है सर्वे की बात कही है, हर 5 साल में एक बार सर्वे किया जाएगा और वहाँ देखा जाएगा कि कितने लोग ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, उनका सर्वे किया जाएगा, उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। उस सर्वे के आधार पे एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है क्या? ये बेसिकली लाइसेंस है। जिस प्रकार से आप ड्राइविंग करते हो, आपको ड्राइविंग का लाइसेंस मिला हुआ है, वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है जो वेंडिंग करने के लिए लाइसेंस एक स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है। और ये बेसिकली आप इसका जो इस्तेमाल है स्ट्रीट वेंडिंग करने के लिए, आप जैसे कोई स्ट्रीट वेंडर है वो अपनी दुकान के आगे उसको डिस्प्ले कर सकता है और उस केस में वो कह सकता है कि मैं एक ऑथराइज्ड स्ट्रीट वेंडर हूँ। ये मैंने बता दिया आपको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग क्या चीज़ है। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक लाइसेंस है जो कि स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है, जिसके आधार पे वो ऑथराइज होता है, सरकारी रूप से ऑथराइज होता है और वो किसी भी जगह पर अपनी कोई भी बिजनेस से रिलेटेड प्रक्रिया है उसको चला सकता है और उसको कोई भी पुलिस वाला, कोई भी MCD या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अधिकारी उसको नहीं हटा सकता, क्योंकि उसको ऑलरेडी लाइसेंस प्राप्त है।
ये कुछ इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में ये सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्ट्रीट वेंडिंग जो भी सीओवी दिया जाएगा उस केस में या तो वो व्यक्ति जिसके नाम से सीओवी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू किया गया है या तो वो डायरेक्टली रूप से काम करेगा या उसका कोई फैमिली मेंबर काम करेगा। इसके अंदर एक कंडीशन और है, अगर सपोज जो स्ट्रीट वेंडर है जिसके पास सीओवी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें उस केस में क्या होगा, तो उस केस में उसका कोई फैमिली मेंबर है, उसकी वाइफ या उसके बच्चे वो वेंडिंग का काम कर सकते हैं। उसके पास कोई और दूसरा माध्यम नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रीट वेंडिंग पे ही उस पर जुड़ा हुआ है, वो स्ट्रीट वेंडिंग का ही काम करता है। जो अगला है कि वो इस सर्टिफिकेट को किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा, वो जिस व्यक्ति को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया गया है वो सर्टिफिकेट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये एक नॉन ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो वेंडिंग कोई भी वेंडिंग का एरिया अगर निर्धारित किया जाता है तो उसके अंदर जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उस राज्य में या उस जिले की, वो वहाँ से एक वेंडिंग फीस लेगी, वो उनसे एक वेंडिंग फीस लेगी जिस आधार पे वो टाउन वेंडिंग कमेटी फंक्शन करेगी और स्ट्रीट वेंडर से जुड़े हुए जितने भी क्या कहते हैं कि निर्णय लेना है वो उसके आधार पे लेगी। इस सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन या सस्पेंशन कब किया जा सकता है, तो इस जो सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन किया जा सकता है, पहला केस वो है अगर वो व्यक्ति जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है वो कोई और काम करता है या उसने धोखे से वो सर्टिफिकेट लिया है। कई बार लोग लालच में आके कहते हैं कि मैं ये भी बिजनेस कर लूँ वो भी बिजनेस कर लूँ, मेरे को बेनिफिट मिलेगा। अगर इस चीज़ के बारे में पता लगता है कि ये सर्टिफिकेट धोखाधड़ी से लिया गया है तो उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग कैंसिल किया जा सकता है। अगर टाउन वेंडिंग कमेटी को पता लगता है, जो दूसरा इसमें यह है, अगर टाउन वेंडिंग कमेटी को पता लगता है कि ये सर्टिफिकेट गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या इसका जो सर्टिफिकेट जिस व्यक्ति को दिया गया था उसके द्वारा ये जो सर्टिफिकेट है किसी और को ट्रांसफर कर दिया गया, तो उस केस में इसको सस्पेंड या फिर कैंसिल किया जा सकता है। अब इसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। राइट्स में बेसिकली है क्या, जो स्ट्रीट वेंडर है उसका सबसे पहला राइट ये है कि वो अपने वेंडिंग जोन में वेंडिंग प्रक्रिया कर सकता है। वेंडिंग से जुड़ी हुई जितनी भी प्रक्रिया है उसको किया जाता है, उसको प्रॉपर राइट है, लीगल राइट है कि वो वेंडिंग प्रक्रिया वहाँ पर करे और वेंडिंग से जुड़े हुए कोई भी काम है वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे चाहिए कि वहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसको वो अपने दुकान के आगे लगाए। मैंने धर्मशाला में विजिट किया था तो मैंने वहाँ पर पता लगा कि वहाँ पर सर्वे तो हो गया है, 5 साल में सरकार ने कानून के हिसाब से सर्वे करा दिया है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं दिया है। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, फ़ोन पे बात हुई, तो मैंने उनको बोला कि सर आपने जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं दिया है, और उन्होंने क्या किया है, टाउन वेंडिंग कमेटी में मेयर को पार्ट बना दिया। मेयर जो है, मेयर साहब में पॉलिटिकल पर्सन है और टाउन वेंडिंग कमेटी में इस चीज़ को लेके कहा गया है कि कोई पॉलिटिकल पर्सन इन्वॉल्व ना हो। उस चीज़ को लेके मैंने उन्हें डीसी साहब से बोला कि इस तरीके से हुआ, तो उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे से मिलने आइए, मैं आपसे मिल के बात करता हूँ इस चीज़ को। और जो उसकी ड्यूटी है किसी भी स्ट्रीट वेंडर की, वो उसकी ड्यूटी ये है कि वो जो भी वेंडिंग प्रक्रिया करता है उसके आसपास की जगह में साफ सफाई मेंटेन रखे, एक प्रॉपर डस्टबिन रखे। अगर जो व्यक्ति खाने पीने का काम करता है, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, वो FSSAI का एक सर्टिफिकेट आता है जिसमें कहा जाता है कि ये व्यक्ति ऑथराइज है, ये कोई भी फूड है वो प्रॉपर तरीके से बना सकता है और वो लोगों को बेच सकता है, उसको भी उसे लगाना जरूरी है। अब जो अगली बात है रिलोकेशन या इविक्शन। किसी भी स्ट्रीट वेंडर को अगर उसको इविक्ट किया जाता है, सबसे पहले इविक्ट करने से पहले उसको 30 डेज का नोटिस देना कंपलसरी है। अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। ये नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस की बात है। किसी भी व्यक्ति को कहीं से उजाड़ना, चाहे वो एक घर हो या किसी भी चीज़ को लेके हो, तो उसको सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा। तो किसी भी स्ट्रीट वेंडर को हटाने से पहले नोटिस दिया जाता है, उस 30 डेज का नोटिस होता है, उसके बाद ही उसे हटाया जा सकता है।
और जिसके पास COV है उसको हटाने से पहले उसको कहाँ रिलोकेट किया जाएगा, कहाँ देखा जाएगा, उस चीज को लेके सरकार पहले से निर्धारित करेगी। अगली चीज है अगर सीजर, अगर कोई भी चीज सीज की जाती है स्ट्रीट वेंडर से, अगर किसी प्रकार की कोई भी वस्तु सीज की जाती है तो सीज करने की एक प्रक्रिया है, इसका प्रॉपर मेमो बनाया जाए, उसको मेमो को एक उसमें आइटम लिखा जाए कि क्या क्या चीज सीज की जा रही है, उसका टाइम और उसको डेट प्रॉपर उसमें लिखा जाए और एक दो पब्लिक विटनेस में साइन करवाया जाए ताकि उससे पता लग सके कि ये सामान सीज किया गया है। अगर सबसे बेस्ट है अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियोग्राफी हो सकती है उस चीज़ की, तो एक अच्छा एविडेंस है जिसके थ्रू वो सीजर उसका किया जाता है। तो कल के दिन अगर भविष्य में किसी प्रकार अगर उसको रिलीज करवाना है तो रिलीज करवाने के लिए वो उसका सहारा ले सकता है और उसका जो सामान है उसको प्रॉपर रूप से मिल सकता है। अगला जो प्रोविजन है इसमें कहा गया है कि एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात की गई है कि अगर कोई डिस्प्यूट स्ट्रीट वेंडर और जो कमिश्नर है या वहाँ की पुलिस है या वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में कुछ होता है तो कानून के अंदर ये कहा गया है कि एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसकी जो चेयरपर्सन होंगे वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे या एक्स जज होंगे जो देखेंगे इसके अंदर की एक्चुअल में है क्या। किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने से पहले वो फैक्ट को वेरीफाई करेंगे कि इसमें एक्चुअल में कंडीशन क्या थी, क्या हुआ था, और उस बेसिस पे जो डिस्प्यूट रिड्रेसल जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो उस पर अपना जो भी है ऑर्डर पास करेंगे और जो भी लॉ का मेंशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को। फिर हमने स्ट्रीट वेंडर एक्ट की बात कर ली। स्ट्रीट वेंडर एक्ट कोई भी वेलफेयर एक्ट है, कोई भी कल्याणकारी कानून है, वो जब तक प्रॉपर नहीं बनता, जब तक स्टेट गवर्नमेंट उस पर रूल्स नहीं बना देती। सपोज एक कॉलेज है, कॉलेज के लिए कोई कानून आ गया, तो कानून आने से पहले वहाँ का जो प्रिंसिपल है या वहाँ के जो टीचर है उस पर रूल्स बनाएंगे कि वो रूल्स वो कानून किस तरीके से काम करेगा। तो इसी प्रकार जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, वेंडर एक्ट है, इसमें भी रूल्स की बात की गई है कि कोई भी राज्य रूल्स बनाएगा सभी राज्यों में। जैसे मैं बिहार में गया था लास्ट टाइम पटना में, तो पटना में भी रूल्स बने हुए हैं, वहाँ पर बना दिए। उसके बाद आता है स्कीम, जो सबसे लोअर लेवल पे है स्कीम। तो स्कीम बनाई जाएगी कि स्कीम किस तरीके से काम करेगी, उसमें उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात होगी कि वो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग कैसे इशू होगा, नोटिस कैसे दिया जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो उसको रिलोकेट किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी बातें स्कीम में आती हैं। नेक्स्ट है टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी को आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी में एक ड्राइवर का और शरीर में आत्मा का रोल है, उसी प्रकार से टाउन वेंडिंग कमेटी का रोल स्ट्रीट वेंडर एक्ट में है। इसके अंदर जो है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर जो चेयरपर्सन होते हैं ये म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, लोकल अथॉरिटी, प्लानिंग अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस के लोग होते हैं इसके अंदर। और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है 2014, इसको रन करने का काम बेसिकली टाउन वेंडिंग कमेटी का ही है। अगर किसी प्रकार का कोई वॉयलेशन आता है, किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक घटना या कोई चीज़ आती है जो स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी हुई है, उसकी रिपोर्टिंग सबसे पहले टाउन वेंडिंग कमेटी को की जाएगी। उसके बाद जो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है उसके पास उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। अब नेक्स्ट है इसमें हरासमेंट। इस कानून में कहा गया है कि अगर पुलिस या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग किसी प्रकार का हरासमेंट करते हैं, अगर वो स्ट्रीट वेंडर का सामान उठा के लेके जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं या फिर उसको धमकाते हैं, तो उस केस में हरासमेंट या किसी प्रकार का कोई भी अपराध जो इस कानून में मनाई की गई है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी किसी प्रकार का अपराध स्ट्रीट वेंडर्स के अगेंस्ट नहीं करेगा। अगर वो करता है तो उसकी कंप्लेन ग्रीवांस रिड्रेसल सेल में की जा सकती है और उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है।
फिर पेनल्टी, अगर इस कानून का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो 2000 तक का जुर्माना, इसका प्रावधान इस कानून में लिखा हुआ है। ये जो कानून है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट ये है कि ये कानून सबसे सर्वोच्च है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सबसे सर्वोच्च कानून है। इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं लागू होगा। अगर जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग लॉ होते हैं, पुलिस का अलग कानून होता है, तो वो लोग अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी क्या कहते हैं पेनल्टी, उसका सामान जब्त करना, उसका मारपीट करना, उसको गाली देना, उसको भगाना, ये कोई भी कानून अगर जब तक हमारे कानून मतलब स्ट्रीट वेंडर एक्ट में नहीं लिखा गया है तो कोई भी दूसरा कानून उस पर लागू नहीं होगा। ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है अदर कानून से। बस लास्ट ये है रिलोकेशन और इविक्शन और स्ट्रीट वेंडर का है। मैंने आपको बहुत बता ही दिया कि अगर वो रिलोकेट या उसका इविक्शन करते हैं तो उससे पहले उसको 30 डेज का नोटिस देंगे। रिलोकेट करने के लिए प्रॉपर स्कीम है, स्कीम के अंदर उसका रिलोकेशन डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने धर्मशाला में यहाँ विजिट किया था, मैक्लोडगंज के ऊपर जाके हैं, तो उन्होंने आई थिंक 25 के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स की वो तोड़ दिए हैं स्ट्रीट वेंडर्स के, तो उनको रिलोकेट कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको देखते हुए स्ट्रीट वेंडर्स ने मिलके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है PIL, हाई कोर्ट में फाइल कर दी है उन्होंने। उनका कहना ये है कि जो आज के टाइम पे जो स्ट्रीट वेंडर्स का जो जितना भी अपराध हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनमाने तरीके से किए जा रहे हैं, और उस चीज़ को देखते हुए कोशिश है कि जो कानूनों का पालन सरकार द्वारा किया जाए और उसको देखा जाए। ये तो कानून की बात हुई। एक लास्ट है PM स्वनिधि। कोविड के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उसके लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा 10,000 रुपये तक का लोन लेके आया गया था। 10,000 का लोन उनको दिया जाएगा ताकि वो अपनी जो जीवन प्रक्रिया है या जो भी अपना बिजनेस कर रहे थे उसको लेके वो दोबारा से आगे उसको कर पाए। और उस PM स्वनिधि के द्वारा बहुत से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ, क्योंकि उन्होंने कोविड के बाद दोबारा से अपने बिजनेस को रिस्टार्ट किया, और वो लोन बढ़ के आज के टाइम पे उसका अमाउंट 10,000 से 20,000 कर दिया गया। 20,000 के बाद अब फाइनली 50,000 तक का जो PM स्वनिधि के अंदर 50,000 तक का लोन प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बस आपके साथ में शेयर करूंगा, ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा। अभी रिसेंटली होली का समय जो पिछला गया उसमें हमारे यहाँ एक स्ट्रीट वेंडर आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक ऑफिसर आते हैं, म्यूनिसिपल ऑफिसर, और वो बोलते हैं कि 2 बोतल लेके नहीं आया तो मैं तेरी रेडी तोड़ दूंगा, और ये वो उसको धमकाया। काफ़ी ज़्यादा धमकाने के बाद वो स्ट्रीट वेंडर मेरे पास आया, तो मैंने एक काम किया, मैंने उनकी कंप्लेन थी जो हमारा जो SHO है पुलिस ऑफिसर, उसको मैंने लिख के दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि SHO ने एक्शन लिया, तो मैंने NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मानव अधिकार आयोग को लिखा। तो मानव अधिकार आयोग ने वहाँ के कमिश्नर हैं उसको डायरेक्ट किया कि जो भी चीज़ें हैं उसकी इंक्वायरी की जाए, उसको देखा जाए। तो अब जो कुछ समय पहले मेरे को न्यूज़ मिली, जो ऑफिसर था उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है वहाँ से, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। और बाकी हमारी जो संस्था है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी हम लोग देखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके अधिकार हैं प्रॉपर रूप से मिल पाएँ। जो लोगों की जीविकोपार्जन है, जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड उनको जिसका इंटाइटलमेंट है, ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब यहाँ डिफरेंस है, एक फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और एक जो राइट है जो बेसिक राइट है। तो जो उसका फंडामेंटल राइट है, जो जिस प्रकार से हमारा अधिकार है कि हम सांस ले सकें, हम अपना जीवन जी सकें, उसी प्रकार से बिजनेस करने का अधिकार भी संविधान में लिखा हुआ है। वो संवैधानिक अधिकारों का लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकार स्ट्रीट वेंडर्स को मिलने चाहिए, जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है, उनको मिले, और हम लोग इस संघर्ष को लेकर आगे बढ़ेंगे। और कितने लोगों को पहले से पता था कि स्ट्रीट वेंडर्स की नेशनल एसोसिएशन है? पता था आप लोगों को? नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स। एनीवे, थैंक यू सर, आपने स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में बहुत बहुमूल्य जानकारी हम लोगों को दी, और स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के बारे में जो हमें जानकारी दी, इससे हम उन लोगों को एडवाइस कर पाएंगे और उन लोगों के लाइवलीहुड के लिए काम भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, रवि कुमार निगम सर।
अब मैं डॉक्टर Himalayan region, Himalayan states. And this theme is critical because in Himalayan states, or since I am dealing with urban, in cities, the issue is even more critical because poverty in hills itself is critical than poverty in plains. Because hilly terrain, difficult hilly terrain, costs, environmental implications. So I am very thankful that Dr. Sachin put this session, but and today we had two very good workshops for the local functionaries of municipality, and I hope we discuss certain issues and they got certain ideas to implement. Today we discussed about the street vendors also and how we can improve their, their infrastructure, their services, because the street vendor always face a lot of problems of services, and which result in unhygienic conditions and all. So I think we need to provide them good space, good infrastructure, good services and all. I have been working with some of the towns in Himachal. I did some work in Shimla and also in Manali, and I prepared one urban development strategy paper for planning commission earlier, before Niti Aayog came into existence. And so in Himachal, the towns have different functions, different towns, different roles and functions, peculiarities. Somewhere you find religious tourism, somewhere you find mandi town, somewhere you find a capital town, somewhere you find, so their functions, their base, their infrastructure, and that result in different kind of livelihoods for the people, for the poor people also. Because urban livelihood, when we talk, is related, we focus more on the street vendors, more on poor people, more on those who don't have good skills and all. So we have a program called NULM, National Urban Livelihood Mission, and in which there is provision for the street vendors also. So this comprehensive program which deals not only with the self-employment, with the capacity building, skill training, it also deals with shelter for the homeless people. I hope everybody is okay in English. मैं थोड़ा वो चेंज कर रहा हूँ, मगर पहला लेक्चर हिंदी में था, मैं थोड़ा अंग्रेजी ट्राई करता हूँ, ठीक है, थोड़ा डाइवर्सिटी हो जाएगी, सर भी हैदराबाद से आए, ठीक है ना, तो so there are many challenges in hilly state as far as livelihood is concerned, and there are issues of institutional dimensions, fiscal dimensions, structural issues, physical issues, and so on and so forth. So many issues, and that's why a lot of people migrate to other states for earning livelihood, because here you don't have much industry. Agriculture base is not that strong because of this difficult hilly terrain. You don't have irrigation facilities, so agriculture is not that much strong except few pockets. So there are a lot of issues and concerns, and so here you need a lot of different kind of local approaches, contextualized in different region, different you go upper parts, you need different approach together, and you go to a little lower areas and you have to adopt different approaches. So poverty, which is a multi-dimensional issue, you need different approaches itself within the state. So the state is becoming a good laboratory also to work on poverty. Different areas, different approaches. Somewhere you have a little bit better horticulture, so you need different kind of approach to see what kind of livelihoods can be created there, whether it is related with making some what you make with apple, sir? Jam,
vinegar, etc. So, तो उस तरह के livelihood, you need to create those kind of livelihood opportunities in those areas where you have apple and maybe some seasonal vegetables, pickles, etc. So all those kind of things. So for that, I think we need to do a lot of mapping, state-wide mapping, and then you adopt specific regional approaches, local approaches, capsules for a specific town or village or city to, so that those kind of actions or strategies can be developed for a particular area or this thing. Of course, there are challenges of marketing, challenges of linking with the banks, linking with the market, because these NGOs, I was interacting with them in the morning, and many of the self-help groups, they have come up only recently, so they don't know how to, what to produce, what to do, and how to link, with whom they have to link, how to do marketing, etc. So, I mean, they need lot of training, and they need lot of handholding things by the department itself. So, and also the institutions which are there for skill development, training programs, etc., specialized training, etc. So, and then another challenge is that how you identify the beneficiaries, because in a town, even these people who are there in the morning, municipal people, they are not aware how to identify the beneficiary, those who need, what kind of training they need, I mean, and what kind of support they need. So you have to do that exercise also, do some survey, and then do it regularly, upgrade it every year or after every 2-3 years. You have to do skill mapping also, what kind of skills are available, what kind of skills are needed in a particular area. So all those kind of exercises are done. It's not easy task. You have to do a lot of things. And like Kerala or Andhra or some other states, Gujarat, Tamil Nadu, they have been doing. Even Himachal has done a few things, but still we are little bit slow in certain pockets. So we need to upscale our efforts and do good hand holding so that we have better system. There are good best practices to learn. We have Kudumbashree. I discussed today morning that how this participatory program managed by women, how this is changing the entire scenario in Kerala. Today Kerala is very good in terms of human development, social development, because of these kind of factors. Because women are engaged in self-help, through self-help groups. They have a lot of micro enterprises. They are independent because they earn good money. Their thrift and credit societies are very strong. Local government system itself is very strong, which is supportive to all these kind of initiatives of livelihood creation. And that's why they have received large number of awards at national and international level. There is another initiative of Ahmedabad called Seva, which has also, which is becoming now a bank also. They started a small thrift and credit system, and then over a period of time it has grown into a big bank to finance all these microfinancing activities by the poor women. So all those kind of things are there. Then Andhra Pradesh Urban Services for the Poor was another good initiative in Andhra Pradesh, which also resulted in actually there are different approaches to attack on the poverty, because poverty is a multi-dimensional issue. So you need different approaches to attack on the poverty. Somewhere you need to improve the income, but at the same time you have to look at the basic services, housing, livelihood, and other social dimensions also, socio-economic dimensions, because it's a very complex problem, the poverty. So you need a very holistic approach to understand and attack on this issue from various angles. And that's why the convergence in this National Urban Livelihood Mission, convergence is a basic very important issue, because we need to converge the line department schemes and programs on poverty, and
so that poverty can be attacked more effectively, more rigorously. And so I think a lot of institutional inputs are required, institutional strengthening required. You need to create maybe separate unit within the municipality or within the panchayat to deal with the poverty alleviation programs and schemes and other line department schemes which deal with the poverty, one or another dimension of poverty. So you need to do institutional strengthening, bring some staff, specialized staff who understand the various dimensions of poverty, because these engineers and other officers in the municipality, they may not understand poverty in a proper way. So you may need a sociologist or economist or other social scientists to, because this is a socio-economic aspects of poverty are very, very important. So you have to do a lot of those kind of inputs for institutional strengthening. And then of course fiscal inputs. Maybe you need a separate budget for poverty alleviation program in panchayat or a municipality, which is earmarked budget. When you do the need assessment for inputs, and then you assess the financial requirement for those inputs. I was part of a national strategy program for poverty reduction, so I did this assessment system, for taking up the initiatives for poverty reduction in few cities in 2008. So there we try to look at what kind of investments are required for poverty alleviation, because one was income approach, another was basic services and infrastructure and other things. So for those upgradation of infrastructure and services, you need a lot of investments. So what kind of investments are needed? We assessed that also, and for skill development, training and other things. So we did that exercise. So financial strengthening is another thing. Infrastructure development, skill development, everything needs money. You need a lot of institutions, specialized institutions to train these guys, the girls who are unemployed. And unemployment rate is very high now. After particularly this corona, it shoot up. So there are problems facing various cities, and so that is another thing, fiscal strengthening. Of course, when they start self-employment ventures and other things, they are also start earning money. But that's a later process. In the beginning, you have to, the municipality or the panchayat, they have to invest the money, bring in different institutions to train these people, place them somewhere with industry or with different kind of institutions or organizations. So that is another important thing for way forward, because reducing these gaps are very important. If you look at the poverty trend at macro level, poverty and inequality, the inequality is growing. Top 1% or top 10% are earning maybe more than 60% of the income they are capturing. Top 10% people, but maybe bottom 50%, their share is declining, and it has gone down as low as 50-20%. So which is a huge thing. Only few people, their income, their resources are growing, and the poor people's resources are declining. So this gap is increasing in rich and poor. So this is a big challenge for the cities, that how through these local initiatives of livelihood creation, and particularly in hilly towns is more challenging, because you don't have much industries, much opportunities like towns like Ludhiana or some other nearby towns in this region, northwest India. So you have to do a lot of other, through tourism or whatever livelihood sources you have, maybe off-season vegetables, foods or other things, and then tourism. Maybe education, health tourism or religious tourism is there, but I think health tourism can also be one of the areas where these NGOs or self-help groups, CBOs can work for promoting health.
tourism and earning livelihood in that. And for that you need a lot of political will and that culture of adopting new changes in the systems, because we have been very slow in learning new things and adapting those new things. So we have to really do and networking is very important, whether you work with Hyderabad or Thrissur or Ahmedabad or some other town. You have to do networking also to learn from each other and implement those practices and best practices or innovations locally, whether in street vending or, because there are a lot of innovations in street vending itself. After the Street Vending Act came into being and this NULM, which forced, in a way, betterment of their, proper management of their, say, their working, their place where they used to work, because they have been earmarked a separate place, in many cities and towns, so that they don't face the fear of, because that fear of eviction was always there. Police wala come and वो पैसे मांगेगा, कुछ करेगा, कहेगा इधर से भाग, उधर जा, उधर, तो कभी म्यूनसिपैलिटी वाला आ रहा है, वो उसको पकड़ लेगा, सामान चार्ज कर देगा, फाइन वाइन, तो उस सबको रोकने के लिए, क्योंकि वो एक तरह की ब्रेवरी और वो चलती थी, गरीब आदमी से मतलब लूट चलती रहती थी, तो उसको रोकने के लिए दिस एक्ट हैज डन वेरी गुड. चंडीगढ़ में तो म्यूनसिपैलिटी हैज स्टार्टेड अर्निंग लॉट ऑफ मनी आल्सो फ्रॉम देम, बिकॉज स्ट्रीट वेंडर्स आर अर्निंग गुड मनी आल्सो. It's not like they are all very poor, but when they start working, they start earning good also. So some street vendor would earn really good money, and that's why small money which is coming from a street vendor, I think municipal corporation earn 14 or 15 crores rupees in a year in Chandigarh, which is a good amount from the street vendors. So that's another thing which can bring you the money. The municipality can get some money also when you create infrastructure, when you provide them support, construct some toilet, etc. nearby their space, so that people can go wash hands, and all these people, they can use water also. Safe water is very, very important for street vendors. Sometimes they use unsafe water, which create a lot of problem in the area, because you people go and eat golgappa, etc. But you don't know from where he has got this water. So giving them water tap is also very, very important, which is hygienic. So all these are small things. So I think we do, I think things can improve. So I think these are some of the things. I don't want to hold you back. We have very big presentation here, but which will take you a lot of time. I have a lot of data also from this region and including Himachal Pradesh. This is from Kerala, Kudumbasri program. Lot of awards they have won. This is from Chandigarh. They have done lot of innovations. Since time is not there, I don't want to. Training is very, very important, because by learning things improve. I have seen the change in many cities. Like today we were having ladies from Sahapur. They are like first time they are getting some kind of exposure, training. They came to know what is happening in Kerala. They came to know what is happening in Chandigarh and other towns. So I think this will help them a lot. So training, skill development, orientation, exposure, study tours, going Ahmedabad or going to Chandigarh or going some Hyderabad or Kerala somewhere. Learning the best practices is very, very important, and adopting those and implementing those best practices in hilly towns will certainly help. Himachal is also having a lot of good practices which I think can be disseminated. The department has documented a few best practices which can be circulated to all the municipalities, so that they also know what kind of livelihood sources are there in different areas, what they can do in municipalities like Sahapur, which is a Nagar Panchayat, very small. So basic service approach to poverty reduction is also very important. One of the models, I call it Ram Darbar model in Chandigarh.
they regenerated the infrastructure and services, and the entire situation in that area changed. So lot of people came out of poverty. So one is income approach, another is housing and basic service approach, which is here. This was very deprived area, but when they improved the infrastructure and services, the entire scenario changed. A lot of people, their income, etc., increased, and today that area is very prosperous and all. So all those kind of things can be, you see this news, Neighborhood Improvement Committee makes Gram Darbar from hell to heaven. So these were the local initiatives to improve the infrastructure, services, just better roads, better streets, better street light, etc., etc., and better parks, and things changed. Himachal also has received a lot of awards. In the last 3 years, Himachal is among the top states in terms of getting awards under NULM, Life for Livelihood, creating livelihood opportunities and all. So, this is a good thing that Himachal is doing good in terms of implementing National Urban Livelihood Mission. So, I think these are some of the things. There are many challenges. I think still institutional challenges, fiscal challenges, structural challenges, and all those kind of challenges. But still, we have to do a lot of innovations and learn a lot of innovations from others. Sir, how will you deal with the monopoly in street vending? So monopoly से कैसे deal करते हो आप vending के केस में? अगर मेरे को अपनी monopoly in street vending? Yes. अगर उसको specific area दिया हुआ है तो अगर मेरे को करनी है तो एक हॉटस्पॉट में है, अगर वो यूज़र लगा हुआ अपनी वेंडरिंग करने के लिए अगर मेरे को चाहिए तो उससे कैसे डील करेंगे? I think street vending में as far as I know इसमें मोनोपोली ज़्यादा नहीं है street vending में. अगर कोई हॉटस्पॉट है, अगर जगह पूरी भरी है, किसने को आना है उसी अंदर में उस बिजनेस में वेंडरिंग में? देखो मैं भी कुछ तरीके निकलता है. मैं जैसे आई हैव सीन बैंकॉक में उन्होंने बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स को मैनेज किया हुआ है. दे हैव ईयरमार्क्ड द प्लेसेस, चार्जेस हैं, एंड इट्स वेरी नीट एंड क्लीन. बड़े बड़े रिच लोग मैंने आई हैव सीन वो लोग वहाँ जाके खाते भी हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं. तो वो मोनोपोली मुझे वहाँ भी नहीं किसी की दिखाई दी, क्योंकि मिक्स होते हैं. एंड अगर एरिया कम पड़ रहा है तो आप एक साथ में कोई और एरिया डेवलप कर सकते हैं. तो आजकल लैंड की थोड़ी अवेलेबिलिटी की दिक्कत होती है कुछ सिटीज़ में. यू आर मे बी यू गेट लैंड लिटिल अवे फ्रॉम दैट एरिया, बट यू विल डेफिनेटली गेट. और चंडीगढ़ में मैंने एक सेक्टर में, अपने ही सेक्टर में जहाँ मैं रहता हूँ, सेक्टर 32, आई सॉ दैट देयर आर पीपल, ऑफ कोर्स दे वर डूइंग वेरी वेल, सम ऑफ देम, बट जब ये एक्ट आया और एक थोड़ा जगह थोड़ी पीछे थी, वो ईयरमार्क हुई तो सारे लोग वहाँ गए. तो वहाँ सबका फिर वही, जो लोग यहाँ जाते थे वो फिर वहाँ जाने लगे. तो उसमें कोई मुझे लगा नहीं कि किसी का वहाँ ज़्यादा ये रह गया, पर धीरे धीरे वो सब यूज़ करते थे उसको. तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई मोनोपोली वाला कंसेप्ट है. मोनोपोली तो वहाँ होता है जब प्राइवेट सेक्टर किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को कैप्चर कर ले. जैसे अब अडानी है, वो गैस आपके शहर में दे रहा है और कोई और दूसरा वहाँ गैस नहीं दे सकता, उसके एक्सक्लूसिव राइट है. तो टुमारो ही कैन इंक्रीज योर रेट्स, यूजर चार्जेस, ही कैन स्टॉप गैस सप्लाई आल्सो. कभी भी आपको परेशान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. वो मोनोपोली होती है. तो स्ट्रीट वेंडर बेचारा क्या मोनोपोली करके क्या करेगा? उसका तो आप उधर नहीं खाएंगे, कहीं और खा लेंगे, कहीं उसका यूज नहीं करेंगे, किसी और का यूज कर लेंगे. गोलगप्पा यहाँ नहीं खाएंगे, कहीं और खा लेंगे. वो तो छोटे छोटे काम कर रहे हैं. तो मोनोपोली का यहाँ ज़्यादा कोई वो नहीं है. सिर्फ यही है कि एक जगह कोई स्ट्रीट वेंडर ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है क्योंकि वो लोकेशन थोड़ी अच्छी होती है. बट जब से ये स्ट्रीट वेंडर जोन क्रिएट हुए हैं, तब से आई थिंक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सारे लोग इकट्ठा रहते हैं. बाकी एक्सपर्ट स्ट्रीट वेंडर के यहाँ बैठे हैं, ज़्यादा वो बता पाएंगे. I think we can extend that question. Is there a limitation on number of COVs which can be given in a particular geography? So it depends on the population. I don't think so. For example, मार्केट 17 सेक्टर है. 17 सेक्टर में कितने COV मिल सकते हैं? अनगिनत मिल सकते हैं या लिमिटेड मिलेंगे? इसमें एक्चुअली क्या देखा जाता है ना कि टोटल पॉपुलेशन का 2 या 3%
There is a fixed number to Yeah, it. yeah, there is fixed. Government is, the TBC is going to decide कि कितने मिलेंगे COV. Yeah, yeah, they will decide according to the population. So his question is, if that is already exhausted, how would a new vendor get into that system now? For that, I think he or she should wait for next 5 years. 5 साल wait करना पड़ेगा. Short answer for you is you have to wait for 5 years. If that place is already exhausted, 5 साल के बाद टर्न आएगा उसका. या जैसे सर बोल रहे हैं, कोई और जगह देख लो. हाँ वो दे प्रोवाइड वो स्ट्रीट जो कमेटी है ना स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी दे टाइम टू टाइम दे डिसाइड ना कि अगर वहाँ ओवर क्राउडेड हो गया है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो दे कैन लोकेट सम अदर प्लेस तो उसमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत रह सकती है बिकॉज यहाँ कुछ और पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है या मार्केट है कुछ और है थोड़ा हो सकता है मार्केट से पीछे जगह मिल जाए तो पीपल मे नॉट गो दैट वे जो यहाँ जाते थे उतने शायद वहाँ ना जाए तो उस तरह का थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है बट आई डोंट थिंक इतना मोनोपलाइज्ड सिस्टम होगा जी एनीथिंग एल्स वी कैन डिस्कस काफ़ी हो गया ना चलें सर थैंक यू वेरी मच ओके Thank you, sir.